हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास को। समास के इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो के अंदर हम आपको बेस्ट तरीका बताएंगे चीज़ों को समझने के लिए। इसके अलावा शानदार ट्रिक भी आपको बताएंगे जिससे चीज़ों को आप याद करके कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले इसमें जानते हैं कि समास क्या होता है। तो समास दो शब्दों सम धन आस से मिलकर बना होता है। सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन या शब्द, अर्थात संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त कथन का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को छोटा कर दें, यानी उसका संक्षिप्तीकरण कर दें। किसी चीज़ को आप बड़े में ना बोल करके उसको छोटे में बोल दें और उसका अर्थ वही निकले, तो इसी को कहा जाता है संक्षिप्तीकरण। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बीएड एंट्रेंस में भी कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि समास की मीनिंग क्या होती है। तो इसका आंसर होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप या संक्षिप्त, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, देखिए इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है। हाथ के लिए कड़ी, देखिए इतना लंबा ना बोल करके हम इसको मात्र हथकड़ी बोल देते हैं, तो भी इसका मतलब यही होता है कि हाथ के लिए कड़ी। तो इसको क्या किया गया, छोटा करके बोल दिया गया। ठीक है, तो यही इसका क्या कहलाता है, संक्षिप्तीकरण। या यहाँ पे लिखा गया है गगन को चूमने वाला, इसको हम गगनचुंबी भी कह सकते हैं। गगनचुंबी का मतलब भी गगन को चूमने वाला ही होता है। तो चीज़ों को संक्षिप्त कर देना, तो यही होता है संक्षिप्तीकरण। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिनीशन की, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है जिसकी अपनी मीनिंग हो। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो ऐसे में नए जो सार्थक शब्द बनते हैं उनको हम कहते हैं समास। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें आगे हमने लिखा है समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। जो समास के नियमों से बना शब्द होता है उसे हम समस्त पद या सामासिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा। अगली लाइन हमने लिखा है कि समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रसोई घर, तो यहाँ पे रसोई जो होगा वो आपका पूर्व पद होगा और घर जो होगा वो आपका उत्तर पद होता है। अब अगर हम बात कर लें कि लिखा गया हो कि प्रेम अग्रहारी कोई समासी शब्द है, प्रेम अग्रहारी, तो दोस्तों यहाँ पे प्रेम जो होगा वो आपका पूर्व पद होगा, जबकि अग्रहारी जो होगा वो आपका उत्तर पद होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा। तो आइए अब हम जानते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समस्त पद या सामासिक पद के पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे अगर हमने बात किया कि लिखा गया है देशभक्ति, तो देशभक्ति में अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो आपका आता है देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे के लिए विभक्ति आ जाती है, तो इनके बीच में, इन दोनों पदों के बीच में क्या आती है, विभक्तियाँ आ जाती हैं। और जब हम इन पदों को या इन शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पे इस विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इस विभक्ति का लोप हो जाता है, हमारे पास ये समासिक शब्द बन जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम जानते हैं समास के प्रकार या समास के भेद। समास कितने प्रकार का होता है। जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आंसर करोगे हमेशा 6। वो 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास, तीसरा आपका होता है कर्मधारय समास और चौथा होता है द्विगु समास, और पांचवा हमने लिखा है यहाँ पे द्वंद्व समास, और छठवां आपका होता है बहुब्रीहि समास। तो आप समास के प्रकार के लिए ये ट्रिक याद रखिएगा हमेशा, द्वंद्वी अब तक। यहाँ पर द्वंद्व का मतलब द्वंद्व समास, द्वि का मतलब द्विगु समास, आ का मतलब अव्ययी भाव समास, और बा का मतलब बहुब्रीहि समास, और ता का मतलब होता है तत्पुरुष समास, और का का मतलब होता है कर्मधारय समास। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा, द्वंद्वी अब तक। तो आपको हमेशा समास के प्रकार याद रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना हमेशा, वो ये है कि प्राचीन काल में विद्वानों ने कर्मधारय समास और द्विगु समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिए थे। और इसलिए अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आए कि प्राचीन काल में समास के कितने प्रकार थे, तो ऐसे में आपका आंसर कितना होता भैया, 4 होता है। कौन कौन,
पहला आपका होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा हो जाएगा आपका द्वंद्व समास और चौथा हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, यहाँ पर कर्मधारय समास और द्विगु समास जो होते हैं वो तत्पुरुष समास में जोड़ के पढ़े जाते थे। और यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि कर्मधारय समास की उत्पत्ति किस समास से हुई है, तो आपका आंसर होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कर्मधारय समास की उत्पत्ति तत्पुरुष समास से हुई है। और यदि एग्जाम में ये पूछे कि द्विगु समास की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसकी उत्पत्ति कर्मधारय समास से हुई है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास की उत्पत्ति हुई है, जबकि द्विगु समास की उत्पत्ति कर्मधारय समास से हुई है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास को कैसे हम बांटते हैं, किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, या कौन सा ऐसा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, या कौन से ऐसे समास हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। उसमें प्रधान का मतलब ये होता है कि जिस पद पर अर्थ का बल पड़े वो आपका प्रधान पद कहलाता है, और जिस पर अर्थ का बल नहीं पड़ता है वो आपका गौण पद या अप्रधान पद कहलाता है। तो आइए आपको सिखाते हैं कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो देखिए, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, और आपके द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है या कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो देखिए, हम आपको तरीका बताते हैं कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अव्ययीभाव समास, आपको भी पता है कि आ जो होता है वो पहले आता है, आपको भी पता है कि जो छोटा आ होता है वो वर्णमाला में पहले आता है। तो ऐसे में आपको समझना है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व का मतलब क्या, पहला पद। ठीक है, तो पहले आता है इसलिए पहला पद यानी कि पूर्व पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, आगे देखिए तत्पुरुष समास, आपको पता है कि ता जो होता है वो बाद में आता है। अगला है आपका तत्पुरुष समास। तो देखिए तत्पुरुष, जैसा कि आपको पता है, अगला देखिए तत्पुरुष समास, अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में देखिए ता जो होता है, अगला है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आप देख रहे हैं कि ता से स्टार्टिंग हो रही है, और आपको पता है कि वर्णमाला में ता जो होता है थोड़ा बाद में आता है, और आपको पता है कि वर्णमाला में ता जो होता है वो बाद में आता है। तो बाद का मतलब होता है कि यहाँ पे बाद का मतलब, तो बाद का मतलब यहाँ पे होता है, तो बाद का मतलब यहाँ पे होता है कि उत्तर पद। तो यहाँ पे बाद का मतलब होता है। अगला है आपका तत्पुरुष समास। अगला है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए ता से स्टार्टिंग हो रही है, और ता जो होता है वो वर्णमाला में बाद में आता है। बाद में आने की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है भाई, उत्तर पद जो होता है वो भी बाद में आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब आपको पता है कि ये दोनों जो होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों के दोनों जो होते हैं इनकी उत्पत्ति तत्पुरुष समास से हुई है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि कर्मधारय समास और द्विगु समास इन दोनों में भी उत्तर पद आपका प्रधान होता है। ठीक है, याद हो गया होगा और समझ में भी आ रहा होगा। आगे देखिए, अगला है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 बार द आया है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 2 बार आने से इसमें दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। तो भैया आपको ऐसे समझना है कि द्वंद्व में 2 बार दा आ गया है, इसलिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आइए अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है या कोई तीसरा पद यहाँ पे प्रधान होता है। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आने वाले समास के पार्ट 2 की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप किसी शब्द को देख करके कैसे पहचानेंगे कि उसमें कौन सा समास है। इसके लिए आपको ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे। आप 2 सेकंड के अंदर चीज़ों को देख करके बता दोगे कि उसमें कौन सा समास है। तो दोस्तों वेट करिए पार्ट 2 के वीडियो का। ओके, बाय बाय।